जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह। मैंने आईआईटी से बीटेक किया हुआ है। मैं लास्ट 15 ईयर से जो बच्चे आईआईटी पीएमटी की तैयारी करते हैं उनको केमिस्ट्री की ट्रेनिंग देता हूं और अभी तक हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। नेक्स्ट विल बी यू, क्योंकि वो आपकी तरह थे, आपकी तरह सिंसियर थे। ओके, सो यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद, ग्रीटिंग्स, नमस्कार। मैं आप लोगों को जीओसी पढ़ा रहा था एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 5। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वी हैव 4 थंब रूल्स एंड दैट यू ऑल आर फॉलोइंग दिस। ओके, सो नाउ बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्लीट पैकेज है, इसका आपको यूज करना है जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी दूसरों को ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, नाउ जीओसी में पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। आपको याद होगा ना, क्रॉस कंजुगेशन और कंटिन्यूअस कंजुगेशन, दोनों में कौन बेहतर होता है? ऑब्वियसली कंटिन्यूअस कंजुगेशन, बिकॉज देयर वी सी द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूटी में होता है, क्रॉस में लिटिल बिट ब्रेकिंग के साथ होता है और लिटिल बिट फ्रिक्शन के साथ होता है। तो कंटिन्यूअस एंड क्रॉस कंजुगेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हम जानते हैं एस की एनर्जी पी से कम होती है, जिसमें एस ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ऑन दैट बिहाफ वी हैव सीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें एस जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। एस का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस की वजह से कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। डायरेक्शन या डायमेंशन अगर आएगा तो किसकी वजह से? पी की वजह से। पी में डायरेक्शन होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एस में कोई भी डायरेक्शन या डायमेंशन नहीं होता है। ओके, नाउ ड्रैगो रूल, कितना डरावना नाम है यार ये, हम लोग ऐसे नाम नहीं रखते। हमारे यहाँ भोलू नाम रखते हैं, भोला भोला मम्मा है सिंपल नाम, मदन सिंपल सिंपल नाम। ये ड्रैगो रूल नाम रखा है यार। और भी क्या कह रहे हैं कि अगर थर्ड या हायर पीरियड्स के एलिमेंट होंगे, है ना, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 वाले में 15, 16 राइट, बोरॉन भी 13, तो थर्ड और हायर वाले होंगे, तो अगर जिससे बॉन्ड बना रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉन ड्यूटी 2.5 या उससे कम होगी तो उसकी औकात नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन कर दे, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ओके बच्चों, सो ये ड्रैगो रूल हुआ ना। अब इसी के बिहाफ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ये चेक करने के लिए कि आप लोग एक्टिव हो कि नहीं। कम ऑन एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल? CH4, NH3, PH3 और H2O में मिनिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा? सबको आंसर करना है। इसके साथ में जान पाऊँ कि आप लोग सोए हो या जगे हो। टाइम इज 45 मिनट्स। कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा। ओके एवरीवन, बहुत बढ़िया, आंसर्स तो आने शुरू हो गए। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। विपुल, अनंत, अभी, राजेश, गुड। लास्ट 10 सेकेंड्स, कम ऑन। साक्षी लेकिन BSNL का लीजिए सर, इसका मत लीजिए। हाँ, इसका मत लीजिए सर, आने दीजिए। कई तो है। यस, चलिए। तो सुबह से थोड़ी स्ट्रगल हो रहा है कुछ नेट कनेक्टिविटी को लेकर के।
अब पता नहीं क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम हो गया है, तो बहुत सारे हमारे दोस्त लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभी क्लास लेट शुरू भी हुई और अभी फिर डिस्टर्बेंस हो गया। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर डैट। तो बट मैं क्या कर सकता हूँ, और कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर प्रॉब्लम होती है तो मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूँगा। ओके मैम, थोड़ा आई एम फीलिंग लिटिल बिट लो कि क्लास आपकी डिस्टर्ब हो रही है, बट चलिए कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों को ठीक से दिखाई पड़ा है बच्चों? आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल क्लियरली? यस अनंत, अक्षांश, बताओ भाई। ओके यस सही है। ओके गुड गुड गुड, थैंक यू। मैं आपको ये बता रहा था, आपको समझ में आ गया होगा, और आपने खुद ही बताया था कि PS3 वाले केस में, यस PS3 वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज है? हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और जितना अच्छा एप्लीकेशन होता है, जितना हमारे लाइफ में वो तब्दीली बड़ा लाता है, जितना हम उसको ज़्यादा समझ पाते हैं, वो उतना ही उपयोगी हो जाता है, उतना ही ज़्यादा हम उसको वैल्यू देते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है हाइब्रिडाइजेशन के, एंड फर्स्ट वन इज जियोमेट्री। जियोमेट्री इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, एंड जियोमेट्री ही नहीं बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, शेप, उसके और रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ से निकालने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं हम लोग। ओके थैंक यू, नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों? ज्योमेट्री इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट। कोई कैसे अरेंज्ड है, जैसे मेरे जो हाथ हैं या ऐसे हैं, पैर, जो भी संरचना, जो भी पैटर्न मेरे पास है, दैट्स ज्योमेट्री। नाउ यू नो कोई कैसा ज्योमेट्री रखता है, कोई भी, कौआ, आप, मैं, तारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या ये ऑर्बिटल्स, इनका ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए? तो उनकी ज्योमेट्री वैसी होनी चाहिए जैसा होने पर एनर्जी मिनिमम हो जाए, रिपल्सन मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। जरा आप लोग समझते हो तो यस यस लिखते रहना, ताकि मैं समझ जाऊं कि हम लोग कनेक्टेड हैं ना बच्चों। क्योंकि आज पुअर नेटवर्क की वजह से थोड़ा मैं डरा हुआ हूँ कि दिखाई पड़ रहा है आपको कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? ज्योमेट्री ऐसी होनी चाहिए कि उसकी एनर्जी मिनिमम हो, रिपल्सन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। इन सारी बातों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया जाता है। ओके नाउ एनर्जी मिनिमम, रिपल्सन मिनिमम। आपको पता है ना कि अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये रिपल्सन को मिनिमम करना है। दुनिया के सारे लोग सब है ना, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं। ओके सो अब ये रिपल्सन मिनिमम होगा तभी ये संभव होगा, और इसके लिए दिया गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में। ओके बच्चों, पढ़ा है ना आपने? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे अब कहें कि भाई ये मेरा दोस्त है यहाँ पे ऋतिक कुमार हैं, तो ऋतिक से मैंने पूछा कि भाई तुमको क्या चाहिए? कैसे? मैं स्टेबल होना चाहता हूँ। तो सबको स्टेबिलिटी चाहिए। अब स्टेबल होना चाहता है ऋतिक, तो उसको हम लोग मंगल ग्रह तो भेज नहीं देंगे यार। जो पॉसिबिलिटीज़ है उसी पॉसिबिलिटीज़ को लेते हुए ऋतिक हो सकता है आज के 20 साल बाद कुछ नया करके मंगल ग्रह पे भी चला जाए। तो उसने, ऋतिक ने लिखा है कि मुझे सर IIT में जाना है। उसने कहा ऋतिक कुमार IIT। तो अभी उसको लगता है और वो फील करता है कि उसकी स्टेबिलिटी IIT में जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो IIT में जाना चाहता है। तो जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस में हम क्या कर सकें कि हमारा रिपल्सन मिनिमम हो, एनर्जी मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। कोई कह रहा है सर बैकग्राउंड में हमिंग साउंड आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। अरे यार, तुम लोग कहो तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूं क्या? बताओ, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूं परफेक्ट में? बिल्कुल यहाँ सही आ रहा है, यहाँ तो बिल्कुल सही आ रहा है यार। यहाँ हमारे पास मोबाइल में चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। देखो
बिल्कुल सही आ रहा है। तो हो सकता है बेटा आपके यहाँ भी प्रॉब्लम हो जैसे कि मेरे यहाँ है, हैं? तो प्लीज़ उसको आप ठीक करा लीजिए। यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है, हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं ना। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग सेटिस्फाइड होंगे ना। चलिए बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कि ये हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्री ऐसी बने कि रिपल्सन मिनिमम हो, एनर्जी मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। और कितने में बने, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में, इट ऑल डिपेंड्स कितने उसके पास अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ मैं खुश होना चाहता हूँ, कैसे खुश हो गए, कहे तुमको मार के तब खुश होऊंगा, कि ये देखो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है भाई कोई समझ रहे हो ना। एक कहानी है ना बचपन में, गांव में एक लड़का जो है चिंगाड़े मार मार के रो रहा था और वो कह रहा था कि मुझे कोई बहुत तीखी चीज़ थी, मिर्चा बहुत तीखी थी, कि ये मुझे मिर्चा खाना है। मुझे घर वाले समझाया जा रहा है कि मिर्चा मत खाओ यार, ये बहुत तीखा है, तुम्हारे कान से धुआं फेंकने लग जाएगा, नकिया करना धुआं फेंका। कह नहीं मुझे खाना ही है, मुझे खा, तो कुल्हाड़े मार के रो रहा है वहीं पर। तो घर वाले खूब समझाए, जब नहीं माना तो ले आए वो चाचा जी को। एक चाचा जी गांव में समझाने में बड़े एक्सपर्ट थे, उनसे बोला कि आप समझाइए इसको कि ये मिर्ची खाना सही नहीं है। वो भी उसको अपने तरीके से बहुत समझाए, मान ही नहीं रहा था। तो क्या अच्छा ठीक है मिर्ची मंगाओ, मिर्ची लाया गया कि अब तुम खाओ इसको। तो फिर रोने लगा, कह अब क्या हुआ, कह नहीं आधा मैं खाऊंगा आधा आपका आधा आप खाएंगे कह तो बहुत बदमाश है भाई, कह रहा आधा आप खाएंगे। तो वो कहें कि अब क्या करें, उसको बहुत समझाया कि यार तुमको खाना है, तुमको अपने नाक कान से धुआं निकालना है, तुम खाओ ना, हमें वो बोल रहे हो कि नहीं आधा आपको भी खाना पड़ेगा। अब बेचारे बहुत परेशान, कैसे काटो इसको, आधा मैं खाऊंगा। क्या करते, बड़े फेमस थे कि सबको मना लेते हैं। तो अपना किसी तरह से बहुत अपना आँख मुँह मूद के बेचारे खाए आधा। जब वो खा लिए तो वो और तेज़ रोने लगा, बहुत तेज। अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि मेरा वाला क्यों खा लिए, अब इसको खाइए आप, जो बच गया है वो मेरा था, मुझे उसको खाना था। तो मतलब ये है कि भाई आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसी ऑप्शंस को लेके आपको चलना होता है। आपको अपने रिपल्सन को मिनिमाइज़ करने के लिए, एनर्जी को मिनिमाइज़ करने के लिए, स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कुछ भी करना अलाउड नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो पहले पढ़ते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझो बच्चा लोग। पहले हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, पहला नंबर क्या चेक करेंगे, कितने डायमेंशंस हैं उसके पास। डायमेंशंस मतलब ऑप्शंस कितने हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर कोई 1 डायमेंशनल है तो लिनियर होगा, 2 डायमेंशनल है तो प्लेनर होगा, 3 डायमेंशनल है तो नॉन प्लेनर होगा। ओके, ये लिनियर होगा, सब जानते ही हैं लिनियर होगा। 2 डायमेंशनल है तो इट मस्ट बी प्लेनर होगा ये। 3 डायमेंशनल है तो इट मस्ट बी नॉन प्लेनर है ये। ओके बच्चों, नाउ अब लिनियर, प्लेनर या नॉन प्लेनर में हम उन ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है, राइट। हमारे पास इतनी ऑप्शंस ही हैं। नाउ अब डायमेंशन कैसे मालूम करेंगे, जितने नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स होते हैं उतना ही डायमेंशन होता है। क्लियर बच्चों, ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब कॉन्सेप्ट का पॉइंट नंबर 2 सुनो। पॉइंट नंबर 2, पता करो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। sp के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, पढ़े ही हम लोग ये सब। sp3 के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3d3 के पास 3 3 6 और एक 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये पता करो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब हमको क्या करना है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को उतने डायमेंशंस में हमको मिनिमम रिपल्सन के लिए अरेंजमेंट करना है, फॉर मिनिमम रिपल्शन। एंड व्हेन विल बी द मिनिमम रिपल्शन, ये कब होगा, जब अरेंजमेंट विल बी सिमेट्रिकल। अरेंजमेंट अगर सिमेट्रिकल होगा तो रिपल्सन कैसा होगा, मिनिमम होगा। ओके, तो उतने डायमेंशन में उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल को सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करेंगे। चलिए कम ऑन, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों फटाफट, और आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आया हूँ मैं। फर्स्ट लेट्स सी sp हाइब्रिडाइजेशन।
कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितना डायमेंशन? जितने p उतना डायमेंशन। सो 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब बच्चों लीनियर, एक लाइन में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शक्ल ऐसी होती है। मैंने एक को अरेंज कर दिया, अब मुझे दूसरे को अरेंज करना है लाइन में। ये ऐसा ही होगा और क्या होगा, बोलो। और ये ऐसा अरेंज कर दिया बच्चों, देखो कितना मज़ेदार बात है। यस नो, यहाँ पे वो एटम है जो भी जिसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल एटम, और ये उसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं एंड दे आर अरेंज वेरी इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्ड बनेगा तो, और इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, सो दे आर मतलब फारदेस्ट अपार्ट, जितना दूर हो सकते हैं उतना मैक्सिमम दूर है, मिनिमम रिपल्सन। एंड सो इफ यू कैलकुलेट द बॉन्ड एंगल, यू विल से बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। और एक यहीं से बॉन्ड बनाएगा तो कोई एटम इधर से आएगा और एक एटम इधर से आएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। शक्ल कैसी हुई इसकी? लिनियर। मतलब क्यों? इसका ऑर्बिटल इधर ही है भाई। अब कोई इधर से आएगा तो कैसे बॉन्ड बनेगा? इधर कुछ है ही नहीं। तो m अगर बॉन्ड बनाएगा, अगर sp हाइब्रिड है, एक बॉन्ड इधर से और एक बॉन्ड इधर से, एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। शक्ल कैसी हुई इसकी? लीनियर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को सारी बातें? आपने शायद केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, बट थोड़ा डिफरेंट शायद पैटर्न मिल रहा होगा। चलिए वीडियो देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें हर छोटी छोटी बात को दिखाने की कोशिश किया गया। लेट्स सी। देखो ये कार्बन है, उसका sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाया जा रहा है। sp है तो 2p बच गया, तो 2p बच जाएगा। देखो ये 1p ये है और 1p ये है, 2p बच गया, 2p बच गया। ये देखो p में इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, ये 2pz, और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये देखो लीनियर, 2 कार्बन एटम की आपस में बॉन्डिंग हो गई। ओके, और ये जो p ऑर्बिटल्स हैं वो पाई बॉन्ड बना लिए, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये। और ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, देखो ये छोटा सा लोब आया है, स्मॉलर लोब। मज़ा आया? ये कैसा बच्चों? लीनियर। देखो ये p ऑर्बिटल। मुझे उम्मीद है शायद आपको बात समझ आई हो। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, ये शानदार है, खूबसूरत है। तो कार्बन अगर ये sp हाइब्रिड होगा, sp, तो हमारे पास p कितने थे बच्चों? 3, px, py and pz. Here in sp we have 1s and 1p, so 2p will be left, 2p बच जाएंगे, और ये दोनों p क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो अगर कार्बन sp हाइब्रिड होगा तो 2 पाई बॉन्ड होंगे एंड ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बनाएंगे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स, राइट? एंड दिस पाई बॉन्ड्स विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज सपोज ये pz ने बनाया तो xy बच गया, तो xy आर परपेंडिकुलर टू pz. Not only that, these xy are perpendicular to each other also. Okay, so let's see once more. आप ये GIF को एक बार और देखिए और अप्रिशिएट कीजिए और मज़ा लीजिए। मज़ा आ रहा है? ये देखो ये कार्बन, ये एक p ऑर्बिटल और ये दूसरा p ऑर्बिटल, इसको घुमा के p ऑर्बिटल ऐसे ले आया, और देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड कैसे मालूम? देखो इसमें छोटा सा लोब, स्मॉलर लोब दिख रहा है, बड़ा लोब, स्मॉलर लोब। ठीक है, और ये दोनों आपस में यूं आगे बॉन्ड बना है, देखा आपने? या देखो कितना बढ़िया, ये सिग्मा बॉन्ड बना है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ टहल रहा है, और ये pz का इलेक्ट्रॉन है, pz का इलेक्ट्रॉन है, परपेंडिकुलर है। देखो ये देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, और यही दोनों मिल क्या बनाएंगे? या देखो 2 पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। वाह, अब देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि मामला ये है क्या, और यही घूम घूम के तुमको दिखाई पड़ेगा। देखो कैसे अब तुम अप्रिसिएट जरूर करना चाहिए, तुमको अच्छा लगेगा। देखो ये इधर से हाइड्रोजन आया, इससे बॉन्ड बना लिया सिग्मा बॉन्ड, उधर से हाइड्रोजन आया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना बच्चों, तो ये कार्बन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से कार्बन से बॉन्ड बनाया, दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन से बनाया। ये देखो कार्बन हाइड्रोजन से, समझ आया? बॉन्ड एंगल देख लो, चलिए मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम लोग।
मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा और मैंने बड़ी मेहनत किया इसके लिए कि आपको मज़ा आए। बच्चों को मज़ा आए तो फिर बात ही कुछ और है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। इसमें एक S होगा और 2 P होगा। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कितने P हो गए बच्चों? 2 डायमेंशन में, मतलब एक प्लेन में अरेंज करना है। एक प्लेन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को, ये प्लेन है ना बच्चों, ये प्लेन हुआ। इस प्लेन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। जैसे एक इधर, कैसे अरेंज करना है? सिमेट्रिकल अरेंज क्यों करना है? सिमेट्रिकल करोगे तो रिपल्सन मिनिमम होगा। आपके पास हर बात का जवाब होना चाहिए। ये प्लेन में ही क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसमें जितने P होंगे उतना डायमेंशन होगा। 2 डायमेंशन कैसा होता है? प्लेनर। प्लेन में कुल एंगल कितना, मतलब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब ऐसा हुआ बच्चों, देखो अगर ये M होगा तो इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ऐसे 1 2 और ये 3, और ये कैसे हुए? देखो सिमेट्रिकल बिल्कुल है, देखो सिमेट्रिकल बिल्कुल है ना। ये प्लेन में ही क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू मूव एनीवेयर एल्स, बिकॉज दे आर 2 डायमेंशनल। नाउ इट्स टोटल एंगल इज this total angle is 360 degree and divided in 3 equal parts, so it must be 120 degree. So 120 and 120 degree. ओके अभी कोई बॉन्ड बनाने आएगा बच्चों, तो बॉन्ड तभी बनेगा जब वो इधर से आए और इधर से आए। भाई मुझसे किसी को हाथ मिलाना है, मैं ऐसे हाथ किया उधर से आ रहा, कैसे हाथ मिलेगा यार? इधर हाथ रहे तो नहीं, मैं अपना हाथ इधर करूँ नहीं। तो ये ओवरलैपिंग डायरेक्शनल है। कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, राइट। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्यों? आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे होते हैं बच्चों? स्फेरिकल। ओके ये एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री। अब इनकी शक्ल कैसे दिखाई पड़ेगी? यहाँ एक से बॉन्ड बनाया, यहाँ दूसरे से, यहाँ तीसरे से, ये ट्राई एंगुलर हो गया या ट्राईगोनल प्लेनर। तो ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राईएंगुलर प्लेनर विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ओके समझ आया आप लोगों को? तो चलिए हम लोग अब इसका वीडियो देखते हैं, मज़ेदार। कम ऑन बच्चों, लेट्स सी। जी देखो अगेन देखना, आप इस बात का ध्यान रखना, कि कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। इसमें एक S और 2 P गया है बच्चों, एक S और 2 P, एक P बच गया है। जो P बचा होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा और क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। सो कीप इन माइंड एंड जस्ट सी दिस वीडियो। ओके सी, देखो ये कार्बन sp2 हाइब्रिड, उसकी कहानी हम लोग देख रहे हैं बच्चों। क्या होने वाला है? देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, है ना, लार्जर लोब स्मॉलर लोब। देखो ये एक प्लेन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए और ये परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री पे, इस प्लेन के 90 डिग्री पे। दिस इज द प्लेन, ट्रायंगुलर प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके और ये P ऑर्बिटल है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ओके अब देखो ये दूसरा कार्बन आ गया, वो भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3, ये 90 डिग्री, दोनों आए, ये बॉन्ड बना, ये स्पार्क वगैरह हुआ, लग रहा पूरी बिजली चमक गई वहाँ, है ना। ये सिग्मा बॉन्ड बना, मज़ा आ रहा है? ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये P ऑर्बिटल खाली है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड नहीं बनाया। फिर P ऑर्बिटल बेंड करके क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। दिस आर परपेंडिकुलर। ओके दिस वन इज पाई बॉन्ड। वाओ ग्रेट, ब्यूटीफुल, पाई बॉन्ड। अब देखो ये एक ही प्लेन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हुए हैं, एक ये, एक तो बॉन्ड बना लिया, एक ये बचा, एक उधर वाला बचा हुआ है, ठीक है। मज़ा आ रहा है आपको? फिर से देख लो, लार्जर लोब स्मॉलर लोब। लार्जर लोब में इलेक्ट्रॉन की संभावना होती है, ये 120 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। ये एक कार्बन एटम बच्चों, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। दूसरा कार्बन आ गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला, इन दोनों के बीच में हुआ अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन के बाद दोनों नज़दीक आए, फिर ओवरलैपिंग हुआ, और ये देखो ओवरलैप्ड वॉल्यूम है,
और बन गया बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन अपना नाच रहा है, कथक कर रहा है। ये p ऑर्बिटल हो गए। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक ने बॉन्ड बनाया और 2 बचे हुए हैं, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। ये देखो पाई बॉन्ड, बाप रे बाप, गजब है ना, लाजवाब, मस्त। मेरे दोस्त भी लिख रहे हैं लोग, आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3, 1 2 3, 120 डिग्री पर। ये देखो हाइड्रोजन आया, ये देखो हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाया, कार्बन, वाह, समझ गए आप लोग, मज़ा आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों, आपको अच्छा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में अगेन चलो मैं आपको मॉडल भी दिखा दूंगा, अभी मॉडल से भी समझा दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा पॉइंट क्लियर है। पहले नंबर ऑफ डायमेंशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने, 3 और 1 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दूसरा नंबर ऑफ डायमेंशन, जितने p उतना डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब कैसे बच्चों, नॉन प्लेनर। कई लोगों से बोलो कि 3 डायमेंशन मतलब, तो कहते हैं सर टेट्राहेड्रल, हम तुम्हें बड़ी मार मारेंगे, तुम खुद 3 डायमेंशनल है तो तुम टेट्राहेड्रल है। तो 3 डायमेंशनल मतलब नॉन प्लेनर होता है। अब नॉन प्लेनर कैसे भी हो सकता है, आपकी तरह, मेरी तरह, इसकी तरह, इसकी तरह, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। ओके, तो बच्चों अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को 3 डायमेंशन में सिमेट्रिकली अरेंज करना है। चलिए मेरे पास एक मॉडल है, देखो ये देखो ये कार्बन एटम, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4। देखो ये देखो ये अरे यार, ये तो यही निकल गया, ये जाओ भाई अंदर जाओ। हाँ ये देखो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, वैसे 2 और है ना, और ये एटम आया और ये बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बन गया। ये एटम आया और ये बॉन्ड बना दिया, समझे आप? ये देखो, ये भी ये ऊपर है ना बच्चों, ऊपर है ना, ये ऊपर इसलिए कि मैं इसको, मेरी आँख नीचे है, अगर हम इधर से देखते हैं तो ये ऊपर दिखाई पड़ेगा। देखो ये अब ये ऊपर हो गया, देखो अब ये ऊपर हो गया, देखो अब ये ऊपर हो गया। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ, सबके सब सिमेट्रिकल हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। क्यों? इसमें अगर इन तीनों को मिलाओगे तो एक फेस बन जाएगा। तो टेट्रा मतलब 4 फेस वाला, हेड्रा मतलब फेस। दिस इज 1 फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस और चौथा फेस। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, चौथा फेस, 4 फेसेस वाला टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल सबका बराबर होगा, कितना है ये, 109 डिग्री 28 मिनट, वी ऑल नो। समझ आया आपको? तो बच्चों ये हुआ हमारा टेट्राहेड्रल। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये देखो यहाँ सेंट्रल एटम है बच्चों, और इससे 1 2, ये समझ में आया आपको टेट्राहेड्रल? समझ में आया आपको? ठीक है, ये जानते हैं क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसा टेट्राहेड्रल है। ये एक प्लेन के बाहर निकला हुआ है ऐसे, अब समझ आया, ये ऐसा निकला हुआ है, और ये ऐसा है, मान लो ये M है, ऐसे निकला हुआ है, ऐसे ऐसे, और ये एक उधर ऐसे निकला हुआ है, और ये ऊपर है। यह मैं आपको और दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेट्स सी। चलो बच्चों जादू सीखते हैं हम लोग, जादू। ये देखो टेट्राहेड्रल दिखा आपको, दिखा? देखो ये एक प्लेन है, बोलो M बीच में कहीं पर है, एक प्लेन ऐसा है, मान लो इसका नाम दे दो, नाम दे दो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इसका नाम दो A B C and D। तो A B C इज 1 प्लेन एंड A C D इज द नेक्स्ट प्लेन, और पीछे एक प्लेन है A B D, और नीचे एक प्लेन है B C D, 4, 1 2 3 4, 4 प्लेन आर टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। मिनट को अगर डिग्री में चेंज करो तो 109.48 डिग्री। ओके, समझ आया बच्चों आपको? ये टेट्राहेड्रल 4 फेसेस वाला, इट्स हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब तुम सोच रहे हो कि हम इसका वीडियो दिखा दें, तो जनता की भारी डिमांड पर ये वीडियो देखिए आप, GIF देखिए, मज़ेदार वाला, बहुत ही शानदार। देखो ये sp3, देखो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, देखा आपने अभी, और ये सिग्मा बॉन्ड बना, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, 1.54 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ है, 1 2, और हाइड्रोजन आए, बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है।
ये बन गया इथेन, 2 कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड है, ये 1s से बॉन्ड बन गया एंड दिस बॉन्ड इज 1.09 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये कार्बन sp3 1 2 3 4, मतलब एक प्लेन के इधर आ रहा है, एक प्लेन नीचे आ रहा है। देखो ये देखो, ये देखो, फिर से देख लो एक बार, कार्बन sp3 हाइब्रिड देख रहे हो ऐसे, और एक उधर गया है, उधर गया, उधर गया है। दिस वन इज कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड लेंथ इज 1.54। इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 6 हाइड्रोजन एटम 1s आ गए, बॉन्ड बनाए। ठीक है, वाओ, बॉन्ड लेंथ इज, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 1.09 है। ठीक है बच्चों, एंड यू कैन सी इट्स ए इथेन मॉलिक्यूल, इट्स अ इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रीन वाले, वाओ। नाउ इट्स ओवर। मैं आपको अगर यही चीज़ देखो, मैं आपको मॉडल में दिखाता हूँ बच्चों। ये देखो, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस वन वाज देयर, है ना, इट्स ए कार्बन कार्बन। ओके, सो मुझे उम्मीद है इसी बॉन्ड लेंथ को 1.54 बोल रहे थे एंगस्ट्रॉम, एंड दिस वन इज 1.01 एंगस्ट्रॉम, राइट। सो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नहीं ये किसी भी sp3 कहीं पर भी होगा तो ऐसा होगा। ये तो मैं सिर्फ यहाँ एक आपको दिखा रहा था। और कार्बन कार्बन अगर sp3 हाइब्रिड होगा बेटा, कार्बन कार्बन sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल सिंगल बॉन्ड होगा, sp3 और सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये सिंगल बॉन्ड का है, कहीं पर भी होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और sp3 हाइब्रिड हो, राइट। ओके, नाउ sp3d, इसको पढ़ना बच्चों हम लोगों को। तो हमारा पैटर्न बन चुका है, बताओ कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑब्वियसली 5। कितने नंबर ऑफ डायमेंशन होंगे, जितने p होगा, कितने p है 3। अब 3 डायमेंशन में, मतलब नॉन प्लेनर में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को सिमेट्रिकली अरेंज करना होता है। सिमेट्रिकल अरेंज करना बच्चों, तो यार कैसे करेंगे यार, तो क्या करते हैं, प्लेन में 3 को ले आओ और एक को ऊपर रखो और एक को नीचे रखो। 3 को प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। मेरे पास इसके लिए मॉडल है बच्चों, लेट्स सी, ब्यूटीफुल मॉडल में लेके आया हूँ। देखो ये 3 को मैं निकाल दिया, निकल ले, वो टाइट पैक हो गया है, कर हम नहीं निकलेंगे, जान दे देंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं तो, अरे निकल भाई। देखो ये देखो, 3 को 1 2 3 एक प्लेन में, इट्स अ ट्राइंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है ना, और एक प्लेन के ऊपर ये हैं, और एक प्लेन के नीचे ये हुआ हमारा। ठीक है बच्चों, एक प्लेन के ऊपर नीचे और 3 प्लेन में है। अब इसको अगर हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं, देखो ये प्लेन ट्राइंगुलर, एक झोपड़ी ऊपर से बनेगी, झोपड़ी मीन्स पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर से और एक पिरामिड नीचे से, इट्स अ ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। इसकी शक्ल ऐसी होगी बच्चों, इसकी शक्ल ऐसी होगी, देखो ये कोई सेंट्रल एटम, लेट्स सी, और ये 3 ऐसे डिवाइड कर दो। ओके, और मैंने कहा एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, और ये तीनों सेम प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एंड ये जो बॉन्ड एंगल है बच्चों ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, हम लोग कुछ और बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं कि बॉन्ड एंगल जितना कम होगा, ध्यान समझो, ये बॉन्ड एंगल जितना कम होगा उतना इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। ये है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अगर बढ़ा देंगे तो रिपल्सन कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब बॉन्ड एंगल
बॉन्ड एंगल ये बताता है कि एनर्जी कितनी है। जिन ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड एंगल कम होगा वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जिन ऑर्बिटल्स के बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा वो दूर दूर हो जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको टेट्राहेड्रल बताया था बच्चों, इसमें सभी के बीच का बॉन्ड एंगल इक्वल है। तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या थी? इक्वल थी। ये सभी डिजनरेट थे। अगर मैं sp3 की बात करता हूँ, ये sp3 में सभी का बॉन्ड एंगल इक्वल है। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 4, और इन चारों की एनर्जी आपस में इक्वल होती है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? डिजनरेट। वी हैव सीन इट, हमने इसको देखा हुआ है ना। अगर इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, लेकिन पांचों की एनर्जी इक्वल नहीं है। ये एक बड़ा गड़बड़ी हो गई और ये हाइब्रिडाइजेशन के उसूल के खिलाफ हो गया, उसके नियम खिलाफ हो गया। तो विद्रोह कर दिया ये कहना। क्यों? कैसे मालूम चला हमको? देखो ये एंगल तो 120 है, लेकिन ये एंगल कितना बच्चों? 90। अगर सारे एंगल इक्वल होते तो सबकी एनर्जी इक्वल होती, बट ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। समझ गए आप लोग? अगर सबकी एनर्जी इक्वल होती तो वो हाइब्रिडाइजेशन के नियम के अकॉर्डिंग होता। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि यहाँ पर हैं 120 डिग्री, इनका बॉन्ड कितना बच्चों? 120 डिग्री। और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि परपेंडिकुलर हैं वो एंगल कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल। ये 2 एक्सियल हो गए। इनको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। और इनको हम लोग स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि sp3d जो है ये खानदान के खिलाफ चला गया, ये नियम के खिलाफ चला गया। हाइब्रिडाइजेशन में कहते हैं कि आफ्टर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हैविंग कंपेरेबल एनर्जी लेवल, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यू कैन से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इक्वल एनर्जी टू ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एनर्जी इक्वल मिलती है, और यू कैन से दे विल बी डिजनरेट। बट हियर वी आर सेइंग कि sp3d में ये डिजनरेट नहीं है, इन सबकी एनर्जी इक्वल नहीं है। चलो मैं सब मिटा देता हूँ। sp3 में एनर्जी हम इक्वल देख रहे हैं बच्चों। अगर मैं यहीं ड्रॉ करूँ sp3d के लिए, sp3d के लिए दिस वन इज एनर्जी एंड हियर sp3d, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों? फिर से ड्रॉ करूं क्या मैं? ये देखो, ये कौन ड्रॉ किया मैंने? ये है एक्सियल, और ये कौन है? सॉरी इक्वेटोरियल। ये कौन है? एक्सियल। एक्सियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। ठीक है। जब बॉन्ड एंगल इक्वल होगा तो रिपल्सन इक्वल होगा, तो एनर्जी इक्वल होगी, सारे बिहेवियर इक्वल हो जाएंगे। अगर बॉन्ड एंगल बदलेगा तो एनर्जी पक्की रूप से बदल जाएगी। जिनके बीच में बॉन्ड एंगल कम होगा वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ओके। तो sp3d ये निकल गया विद्रोही। इसमें sp3d में 2 तरह के हैं। किसका बॉन्ड एंगल कम है? sp2 वाले, सॉरी ये एक्सियल वाले का बॉन्ड एंगल कम है, एक्सियल वाला, और इक्वेटोरियल वाले का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखो 2 तरह के ऑर्बिटल्स मिलते हैं किसमें? sp3d में। ठीक है। ये पांचों के पांचों डिजनरेट नहीं रहे, नोट करते रहना है बच्चों। और इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्या मानना है कि sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज़ बेसिकली sp2 प्लस pd। कहें sp2 मतलब क्या? दिस वन। कहें pd मतलब क्या? दिस वन। pd, sp2 प्लस pd, sp2 प्लस pd, यहाँ m आ गया। ओके। sp2 प्लस pd, दिस pd। क्या अच्छा sp2 कैसा होगा? क्या 2 डायमेंशनल। क्या pd कैसा हो गया? 1 डायमेंशनल। क्या 1 डायमेंशनल तो तब होगा ना जब उसमें 1 डायमेंशन हो। क्या हाँ यहाँ होता है? कैसे? यहाँ pz होता है और dz2 होता है। क्या सिर्फ z और z आया? इट्स 1 डायमेंशनल। ओके। क्या ये वाला मतलब ये कौन सा है बच्चों? एक्सियल वाला।
एक्सियल वाला इज बेसिकली वन डायमेंशनल एंड इट इज PD। और ये क्या कौन सा है, कहीं इज नाउ sp2। सो sp2 प्लस PD इज इक्वल टू sp3t। sp2 में कौन है कि s एंड px ऑब्वियसली और py का मतलब ये xy प्लेन में चला गया, क्योंकि इसमें xy है, इट विल बी xy प्लेन। ओके, समझ गए आप लोग। इट मीन, और देख रहे हो एक्सियल वाले की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस से दूर भी होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। पढ़े हो ना, पढ़े हैं ना हम लोग, मैंने पढ़ाया था आपको। जिसमें S कैरेक्टर कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस से दूर होगा, जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसका साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो PD वाला उसका साइज़ बड़ा होता है। और इसमें S कैरेक्टर कितना है, ऑब्वियसली यार S कैरेक्टर कितना है इसमें, 0। S कैरेक्टर कम है, एनर्जी ज़्यादा, देख रहे हो एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, मैं ड्रॉ करूँ ये ऐसा, ये क्या ड्रॉ किया मैंने, sp2, और इसमें हमारे पास सेंटर में क्या है बच्चों, जिसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। और फिर क्या ड्रॉ करूँ मैं, दिस वन PD। तो ये जो एक्सियल है इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा कर दो, ये लंबा होगा, और इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ जो होगा बच्चों, कमान, बॉन्ड लेंथ एक्सियल का इक्वेटोरियल से ज़्यादा है। एनर्जी जो होगा वो एक्सियल का इक्वेटोरियल से ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी जो होगा बच्चों वो भी एक्सियल का इक्वेटोरियल से ज़्यादा है। ठीक, मतलब इसमें सभी का बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं है। ओके, समझ गए। बाकी बॉन्ड एंगल तो हम लोग जानते ही हैं, मतलब देख सकते हो आप, देखो ये जो है ये एक्सियल है, और ये क्या है बच्चों, ये सब ये इक्वेटोरियल है। ओके, और ये क्या है बच्चों, एक्सियल है। ओके, मेरी बात समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। तो sp3d में कुछ कुछ बवाल हुआ। इसकी शक्ल कैसी होगी, क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल, ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दो झोपड़ी है। ठीक है, अब चूंकि मैं कह रहा हूँ बच्चों कि मैं ये कह रहा हूँ कि रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो PCl5 कैसा हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp3d PCl5। तो ये देखो PCl5। अब इसको हम लोग गरमाते हैं बच्चों ना, तो टूटता है, और ये दोनों क्लोरीन टूट जाता है, और ये बन जाता है PCl3 प्लस Cl2। कौन सा क्लोरीन निकला है, ये वाला मतलब एक्सियल वाला। क्यों, इसकी ये वीक होता है, रिएक्टिव होता है, टूट जाएगा, बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है, न्यूक्लियस से दूर है। ओके, लेकिन अब एक छोटी सी बात बताऊं आपको मैं, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये आप नोट कर लीजिएगा ये सब बातें। मुझे उम्मीद है आपने नोट भी कर लिया होगा और समझ भी गए होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि PF5 में बॉन्ड की लंबाई मेजर की जाती है। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर फाउंड टू बी इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर फाउंड टू बी इक्वल, उनको इक्वल पाया गया, फाउंड टू बी इक्वल। क्यों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि होना तो नहीं चाहिए था। तो इस बात को वैज्ञानिकों ने समझाने की बहुत कोशिश किया, और एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया कि PF5 में सारे बॉन्ड लेंथ एक्चुअली में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन हमको इक्वल हमेशा मिलते हैं। तो आपसे पूछा है इक्वल होते हैं कि नहीं, यू विल से इक्वल होते हैं। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं वो ध्यान सुनो, कहते हैं आप जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको इक्वल ही मिलेंगे, बट वो एक्चुअली में इक्वल होते नहीं हैं। कहते हैं इक्वल क्यों मिल रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि जो PF बॉन्ड होते हैं ना, ये आपस में बहुत तेज़ नाचते रहते हैं, बड़ी भयानक तेज़, इतना कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। बहुत तेज़ बहुत तेज़ बहुत तेज़, मतलब दिमाग में नहीं समाएगा। वेरी 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 फास्ट ऑल PF बॉन्ड्स इंटर कन्वर्ट, मतलब जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल बनेगा, इक्वेटोरियल से एक्सियल बनेगा, एक्सियल से इक्वेटोरियल बनेगा, वेरी 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 फास्ट।
वेरी वेरी फास्ट इंटर कन्वर्जन। वो इतना फास्ट होता है, बहुत ध्यान सुनना, कि जब आप किसी पीएफ बॉन्ड को मेज़र करते हो तो वो मेजर करने से बहुत बार एक्सियल हो जाता है, बहुत बार इक्वेटोरियल हो जाता है। तो हमें जो भी बॉन्ड की लंबाई मिलती है वो हमेशा एवरेज वैल्यू मिलती है। कौन सी वाली? एवरेज वैल्यू। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो एग्जाम में आएगा बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? स्यूडो रोटेशन। क्या बोलते हैं? स्यूडो रोटेशन। नहीं भूलेगा आपको, मैंने तो इतने कैपिटल में से लिखा। कहते हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ रोटेशन ऑफ द पीएफ बॉन्ड्स। मतलब ये जो पीएफ बॉन्ड्स हैं आपस में बहुत तेज़ घूमते रहते हैं, इतना तेज़ घूमता है कि जब किसी एक पीएफ को, मान लो इसको भी इक्वेटोरियल समझ रहे हो, तो जितने टाइम में इक्वेटोरियल जब आप मेजर करते हो उतनी बार में कई बार इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाता है। तो पीएफ बॉन्ड में सारे बॉन्ड की लंबाई इक्वल होती है। कहीं पूछें क्यों? यू विल से बिकॉज ऑफ स्यूडो रोटेशन, बिकॉज ऑफ स्यूडो रोटेशन। क्लियर? वाओ, ग्रेट। तो आज की क्लास तो मज़ेदार हो गई यार। जब भी मैं देखता हूँ कि कोई चुनौतियाँ आती हैं तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, नहीं? तो चलिए, आज की थोड़ी चुनौती थी इंटरनेट की। आप लोग समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस ज़रूर लिखना है। आपके यस लिखने से, आपके कमेंट करने से, आप लोग कमेंट करते रहते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है, और तुम देख रहे हो मैं फिर मनोबल बढ़ता है। क्या करता हूँ मैं? वो दिन दूर नहीं जब मैं यहाँ पे SP3 को बुलाऊंगा कि SP3 इधर आओ, तो नाचते हुए चला आएगा, है ना? मैं वो सब कुछ करूँगा ताकि आपके दिमाग में जाके इम्प्रेशन बन जाए। ओके, चलिए SP3D2। हम लोगों को प्रोसीजर पता है क्या करना है। यस वी नो। हम पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बच्चों? 3 2 5 और 1 6। नंबर ऑफ डायमेंशन कितने बच्चों? 3। कैसे मालूम? जितना p उतना डायमेंशन। यस। नाउ 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को 3 डायमेंशन में सिमेट्रिकली अरेंज करना है। मतलब थैंक यू बच्चों, थैंक यू। मुझे लगता है कि अब तुम लोग इस ज़िंदगी में तो नहीं ही भूलोगे, अगले ज़िंदगी में जब पैदा होगे तो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हुए पैदा होगे। तुमको इतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। अब क्या है यार, मॉडल दिखा दिए, GIF दिखा दिए, समझा दिए, ड्रॉ कर दिए कई तरीके से। इट्स मोर देन एनफ। नाउ तो नॉन प्लेन में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? 4 को एक प्लेन में, एक को ऊपर और एक को नीचे। लेट्स सी हाउ। देखो ऐसे कर लेंगे, ऐसे M 4 को प्लेन में 1 2 3 4, और एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे। आपको पता है ना ये सब ऑर्बिटल है। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीसरा। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए कुल यहाँ पे? 6। 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे। तो ये पता करने के लिए, अच्छा बताओ, चलो बताओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली एक्सियल। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। बोलो यस नो। बोलो नहीं, ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? ये नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? हम 2 अलग अलग नाम कब देंगे? जब उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हों, जब उनकी एनर्जी अलग हो, उनका बॉन्ड लेंथ अलग हो, उनका 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 बॉन्ड एंगल अलग हो, है ना? उनका क्या अलग हो? बॉन्ड एंगल। क्या इनका बॉन्ड एंगल अलग अलग है बच्चों? नहीं। क्यों? वो जो 4 प्लेन में हैं, दिस 4 आर इन प्लेन, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा इनमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? दिस अल्फा। सो अल्फा विल बी इक्वल टू टोटल एंगल कितना बच्चों? 360 डिग्री, एंड इट इज डिवाइडेड बाई 4 इक्वल पार्ट्स। कितना आ गया एंगल? एंगल इज 90 डिग्री। नहीं, अब अगर हम इसको लेके इट्स अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर तो ये एंगल जो होगा इट्स बीटा। तो हाउ मच विल बीटा? ऑब्वियसली इट्स 90 डिग्री। तो सबका एंगल बराबर है कि नहीं? ये जानने के लिए कि वो बॉन्ड एंगल कि उनकी एनर्जी इक्वल है कि नहीं, उनका बॉन्ड लेंथ इक्वल है कि नहीं, वो एक ही टाइप के हैं कि नहीं, हमें क्या चेक करना है? उनका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हम देखें यहाँ सबका बराबर है, तो यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं कहोगे। पता नहीं कई लोग इसको एक्सियल इक्वेटोरियल कहते हैं, मैं इसको मिटा दिया, नहीं कहेंगे। कई लोग पता नहीं क्यों कहते हैं भाई, आई डोंट नो।
एक्सियल इक्वेटोरियल हम तभी कहते, या ऐसा कोई नाम हम तभी देते, या डिफरेंशिएट हम तभी करते जब उनमें डिफरेंशिएशन होता, उनकी एनर्जी, उनका बॉन्ड लेंथ सब कुछ अलग होता, और ये तभी होगा जब उनका बॉन्ड एंगल अलग हो। क्लियर? तो यहाँ पर सभी को इक्वल बोलेंगे। और बच्चों देखो, ये इनको इससे मिलाओ, एक फेस बना ऐसा, इन सबको इससे मिलाओ, दूसरा फेस बना, इसको मिलाओ, तीसरा बना, पीछे चौथा फेस, 1 2 3 4, 4 फेस ऊपर, ऐसे यार, ऐसे देखो, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 फेस बन गया। इट विल बी कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, octahedral, and bond angle is 90 degree. Octahedral with bond angle 90 डिग्री। ये देखो आ गया octahedral मार्केट में, देखे आप, देखो ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6, नहीं मज़ेदार है ना, येलो कलर, पर्पल कलर, कितना खूबसूरत है ना। देखो ये 4 देखो एक प्लेन में हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। नहीं नहीं नहीं, अब बेवकूफ़ बनाइए, बहुत उल्लू बन चुके हैं हम लोग। अब देखो ये अभय जी पूछ रहे हैं इन्हें एक्सियल क्यों नहीं कहते। बेटा एक्सियल और इक्वेटोरियल या कोई भी नाम तब देते हैं, मान लो जैसे मैं कहूँ कि मैं आपके घर जाऊँ, आपके घर में आपके घर के सभी लोगों को नाम, लोग मंगल के नाम से जानते हैं कि मंगल घर है। मंगल मतलब आपके पिताजी या दादाजी या खानदान में कोई रहा हो, और सभी लोग उसी खानदान के हैं, कि मंगल खानदान के लोग हैं, मंगल पांडे लाइक लोग या कोई भी ऐसे, मैं ऐसे बोल दिया। सो यू नो, जब सभी लोग, अब उनमें से कोई ऐसा हो कि जो उन्हें खानदान का ना हो, तो कहें नहीं नहीं नहीं, मैं उस खानदान का नहीं हूँ, मेरी अलग आइडेंटिफिकेशन है, मैं अशोक के खानदान का हूँ। सो आई मीन जब सब लोग एक ही तरह के बिहेवियर के हैं, तो फिर डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? यही हमारे देश में चलता है ना बच्चों। हमारे देश में सब लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में कहता हम इस खानदान के, उस खानदान के हैं। हिटलर कहता था कि वी आर यू नो जर्मन, वी आर द बेस्ट ब्रीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वी आर टू रूल द वर्ल्ड, ये हिटलर बोलता था। अंग्रेजवा बोलते थे हम लोग गोरी चमड़ी वाले हैं, सब पे राज करना है। हमारे देश में भी कास्टिज्म को लेकर यही चलता रहता है, सब अपने आप को शेर बनता है, मतलब कोई भी दूसरे के बराबर होना नहीं चाहता। और जब भी ऐसा करोगे तो आपको अपनी एक पहचान देनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ हम सब एक ही हैं, हम सब एक हैं, हम सब, इसलिए मैं जय हिंद बोलता हूँ, हम सब भारतीय हैं, हमको सबकी लाइफ में खुशहाली लाना है। तो फिर वाई वी नीड डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन। जैसे ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ होना पड़ता है कि भैया ये एसपी साहब हैं, ये डीएसपी साहब हैं, ये फलाना है, ये डिमका है। क्यों? दे आर नॉट इक्वल, दे हैव देयर ओन हायरार्की। तो जब सब इक्वल हो, अब देखो यहाँ पर क्यों अलग करोगे? ये सबका देखो, ये ऊपर है ना, अरे नहीं, देखो अब ये ऊपर हो गया, देखो अब ये ऊपर हो गया। कौन ऊपर है? कोई ऊपर नहीं है यार। ये डिपेंड करे तुम कहाँ से देख रहे हो। मतलब दे ऑल आर आइडेंटिकल, दे ऑल हैव, यू नो, दिस बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इट्स वेरी क्लियर, 90 डिग्री, it's 90 degree. So bond angle is 90 degree. Yes. So energy will be same, repulsion will be same, everything will be same. You know. और कितने प्लेन हैं? ये देखो, ये एक प्लेन हुआ, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा, 4 प्लेन ऊपर, 4 प्लेन नीचे। इट्स ऑक्टाहेड्रल, 8 प्लेन वाला। बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। टू इजी नहीं? वाह, ग्रेट, कितना इंटरेस्टिंग है, मज़ा आया। पता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पे बताया जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ऑक्टाहेड्रल में, यू शुड नो दिस वन, ठीक है। वहाँ पे T2G और EG पढ़ते हो, वहाँ 2 क्यों किया जाता है? क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? अलग अलग है। सो इफ़ दे विल ऑल हैव द सेम एनर्जी, दे आर जस्ट d ऑर्बिटल्स। इफ दे हैव डिफरेंट एनर्जी, सो वी हैव टू गिव देम डिस्टिंक्ट नेम, अलग नाम देना पड़ेगा। ओके, कितना अच्छा है ऑक्टाहेड्रल। ध्यान समझना कि देखो जितनी दूरी इसकी है, इसकी है, सब बराबर दूरी पे है। ओके, सिर्फ ये और ये दूर है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ट्रांसपोजिशन। तो कितने ऑक्टाहेड्रल में कितने ट्रांसपोजिशन है? 3। ये और ये। सिस पोजिशन, ये सारे सिस पोजिशन है जो पास है। ओके, सो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई।
ठीक है, चलते हम लोग sp3d2 हमने पढ़ लिया। नाउ sp3d3, अच्छा ये इसी में क्यों पढ़ा रहा हूँ, आई हैव डिफरेंट स्लाइड फॉर दिस। ओके, क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, 3 3 6 और 1 7, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ डायमेंशंस 3 डायमेंशन नॉन प्लेनर, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। नाउ वी आर वेरी क्लियर, सो वी विल टेक, हमारे पास 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनको नॉन प्लेनर में अरेंज करना है। हम क्या करेंगे, हम लोग 5 को एक प्लेन में रख देंगे लाइक दिस, 5 को एक प्लेन में रख दिया और एक को प्लेन के ऊपर और एक को प्लेन के नीचे। कितना हो गया, 5 और 2 7। ओके, नाउ इन दिस केस आप देख सकते हो कि अब सब इक्वल नहीं है। क्यों, ये देखो, अगर इस एंगल को अल्फा मानते हो और इसको बीटा मानते हो, देखो ये ऊपर नीचे है, देखो ये प्लेन है 5 का, ऐसे ऊपर आया है, सो दिस एंगल will be definitely 90 degree. Now what about alpha? Alpha is 360 divided by 5, so it will be 72 degree. So अब देखो एंगल अलग हो गया, तो जिसका एंगल कम है उसको रिपल्सन ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। मतलब ये सेंट्रल एटम है, ये सब दूर दूर होंगे, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे ना बच्चों। इनको हम लोग अलग अलग नाम देंगे, तो दे विल बी नेम्ड एज इक्वेटोरियल। ओके, और जो एक्सियल वाला है उसका एंगल कम है, तो वो न्यूक्लियस के पास होगा, वो उतना बड़ा नहीं होगा, ये एक्सियल है। तो हम क्या बोलेंगे, समझ में आया। तो अगेन sp3d3 इज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज हियर एनर्जी इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। ये 2 एक तरह के हैं और 5 एक तरह के हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पहले एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी किसका ज़्यादा है। तो जो एनर्जी किसका ज़्यादा बच्चों, जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा, मतलब बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल की एनर्जी एक्सियल से ज़्यादा है, इक्वेटोरियल की लंबाई भी एक्सियल से ज़्यादा होगा। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, इक्वेटोरियल की रिएक्टिविटी एक्सियल से ज़्यादा होगी। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ गया होगा। इसका नाम कैसे देंगे, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, है ना, इट इज़ नोन एज पेंटागोनल बाईपिरामिडल। लोग पता नहीं क्यों रटवाते हैं बच्चों को, मुझे लगता है समझा दिया ज़्यादा क्लियर हो गया आपको समझ। अच्छा, ये रटना नहीं था, उसका जियोमेट्री ऐसी क्यों है, बिकॉज वैसे रहने पर ही वो स्टेबल है, मेरे कहने से वैसा नहीं हुआ है। ओके, सो वो वैसा रहने पर स्टेबल होगा, दैट्स वाई, बिकॉज वो ऐसा है। तो हमने पढ़ लिया sp लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 पेंटागोनल बाईपिरामिडल। 2 केस में हाइब्रिडाइजेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वाला रूल फॉलो नहीं हुआ, sp3d और sp3d3 5 और 7 वाले में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट बच्चों। डिटरमाइन जियोमेट्री ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी करो तो, सबको फटाफट आंसर करना है। डिटरमाइन जियोमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। टाइम इज 15 चौके 60, 1 मिनट, 15 सेकेंड से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। टाइम इज 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, डू फास्ट। Come on everyone, produce your answer here. जल्दी जल्दी जल्दी, बस ओवर। लास्ट 10 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन, आंसर दो भाई फटाफट। चलिए देखते हैं हम लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी बच्चों,
BF3NH3। ये सवाल IIT में पूछा गया था 2003 में। मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने तभी IIT दिया था, तो मुझे याद है ये, है ना, BF3NH3। ओके, होता क्या बच्चों, बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। NH3 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है इसके पास। ये अपने लोन पेयर को इसको दे देगा और ये बन जाएगा ऐसा बॉन्ड B, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन का F3 sp3 हाइब्रिड हो गया और ये भी sp3 हाइब्रिड हो गया, दोनों sp3 हाइब्रिड हो गए, 4 सिग्मा 4 सिग्मा। तो कैसी शक्ल होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में TH लिखते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। ये BF3NH3 डॉट NH3 मतलब ये ऐसा ही स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ये यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन का होता है बच्चों। इस वैकेंट ऑर्बिटल में नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, sp3 टेट्राहेड्रल। नाइट्रोजन अगेन 5 इलेक्ट्रॉन, 2 से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। इट्स अगेन टेट्राहेड्रल। क्लियर? समझ गए आप लोग? ठीक है, इसी में पूरा टाइम निकल गया आपका सोचने में, नहीं कोई बात नहीं। ये देखो sp3 हाइब्रिड है, ऑब्वियसली इट विल बी टेट्राहेड्रल, है ना बच्चों। ये टेट्राहेड्रल हो गया। PCl6 माइनस, ये sp3d2 है, तो ये कैसा हो बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। PCl6 माइनस ना, समझ रहे हो ना आप लोग? PCl6 माइनस, फॉस्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया 6 हो गए, 6 सिग्मा बॉन्ड, तो ये 6 sp3d2। IF7 बच्चों sp3d3, sp3d3, तो इसमें बस 3 3 6 और 1 7 सिग्मा बॉन्ड, sp3d3 हो गया। इट्स ए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? सो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ में आ गया है। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें और लेके आया था, लेकिन आज हम लोगों ने वो समझने लगे ना बहुत सारा, वो sp sp2 sp3 और खासकर वो ऑक्टाहेड्रल का आप जरूर फिर से देख लो आप। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये समझ लेना। ऑक्टाहेड्रल में बच्चों को लगता है कि ये एक प्लेन में है और ये प्लेन के ऊपर है नीचे है, नहीं। ये जैसे ये एक प्लेन में है चारों, देखो ये चारों, देखो ध्यान देखो, ध्यान देखो, ये देखो ये चारों एक प्लेन दिख रहा है ना, वैसे ही ये चारों भी एक प्लेन में है। ये देखो ये चारों, और देखो ये चारों भी एक प्लेन में है, सब एक ही टाइप के हैं। हाँ, लेकिन ये दूर हैं, ये दूर हैं, ये दूर है, ट्रांसपोजिशन। ओके, सो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर ऐसा है, आपको आज का लेक्चर समझ आया, मज़ा आया, पसंद आया, तो आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं और अच्छा करने के लिए मोटिवेट होता हूँ। आप वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने किसी भाई बहन, स्कूलमेट, क्लासमेट को शेयर भी करिएगा, ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुँचाना आपकी भी जिम्मेदारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह उठ के अपने माता पिता का आपको प्रणाम जरूर करिएगा। पैर छूते हैं ना आप, मेरे चेले हैं भाई, पैर छूइएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू बच्चों।